नमो नमः सर्वेषां सुस्वागतम सादर नमस्कार। द एडू पॉकेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं सपना ओझा आज आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ संस्कृत विषय को लेकर। संस्कृत में आज हम पढ़ेंगे समास। समास प्रकरण। समास में देखो सबसे पहले हम कर रहे हैं समास की व्युत्पत्ति। अब व्युत्पत्ति कहते हैं व्याकरणात्मक रचना को। समास की व्युत्पत्ति है वह सम उपसर्ग अस धातु और ज्ञ प्रत्यय। यहाँ जो अस धातु है ये अस धातु होने के अर्थ में नहीं है, यह फेंकने के अर्थ में। किस अर्थ में है? फेंकने के अर्थ में। अब गय प्रत्यय, तो गय में क्या होता है? ग और य का लोप होकर शेष रहता है अ, और गय प्रत्यय करने पर जो धातु है, धातु की होती है उपधा संज्ञा। उपधा में देखो जो अंतिम हलंत है, इस अंतिम हलंत से जो पूर्व वाला वर्ण है अ, इस पूर्व वाले वर्ण को हो जाता है दीर्घ, तो अ के स्थान पर हो गया आ। इससे शब्द बना सम आस अ। शब्द निष्पन्न होता है समास। अब समास क्या है? समास है मेल। किनका मेल? पदों का मेल। समास है मेल, पदों का मेल। अब जिस तरह क्या होता है संधि में वर्णों का मेल होता है, उसी प्रकार समास में पदों का मेल होता है। और समास का अर्थ है संक्षेप में कथन। ये तो हुई समास शब्द की व्युत्पत्ति। आगे हम करेंगे समास की परिभाषा। समास की परिभाषा होती है सम सनम समास। सम सनम समास सामान्य अर्थ देखें तो पारस्परिक संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहा जाता है। सम सनम समास अर्थात संक्षिप्तीकरण को ही समास कहा जाता है। जब पद है वह संक्षेप रूप को धारण कर लेता है तो वह समास है। पारस्परिक संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। जैसे हो गया अपने नील कमल, नील कमलम। इसमें नील और कमल दो पदों का मेल हुआ, मेल होते ही क्या बन गया? समास, समस्त पद। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं भेद। समास के भेद। भेद करने से पहले मैं एक शब्द बताना चाहूंगी, समस्त पद। समस्त पद या सामासिक पद। अभी समस्त पद और सामासिक पद क्या है? सिर्फ पीतांबर। पीतांबर में दो शब्दों का मेल है, दो पदों का मेल है, पीत अंबर। इसमें पीत क्या है? पूर्व पद, और ये अंबर है वह है उत्तर पद। मैंने बताया था समास दो पदों का मेल है, तो जो पहला पद होता है उसे कहते हैं पूर्व पद, और जो दूसरा पद होता है उसको कहा जाता है अंतिम पद। तो इसमें क्या है? पूर्व पद और अंतिम पद। तो परिभाषा के हिसाब से हम दे सकते हैं कि समस्त पद में क्या होता है? कभी तो पूर्व पद की प्रधानता होती है, तो कभी उत्तर पद की प्रधानता होती है, कभी इन दोनों की प्रधानता होती है, जिसे कहते हैं उभय पद। जब समास में दोनों पदों की प्रधानता हो तो उभय पद कहते हैं उसमें। और जब इन दोनों की प्रधानता न होकर
ना ही पूर्व पद की प्रधानता है, ना उत्तर पद की प्रधानता है और ना ही उभय पद की प्रधानता है, तो अन्य पद की प्रधानता होती है। अन्य पद की प्रधानता होती है जब अगर इन पूर्व पद, उत्तर पद, उभय पद इनकी प्रधानता न हुई तो अन्य पद की प्रधानता होगी। इन्हीं प्रधानता के आधार पर हम समास के भेद बताएंगे। समास के भेद हम देखो, मुख्यतः समास के भेद होते हैं 4। सामान्यतः हो गए 6 और लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के भेद बताए गए हैं 5। अब कभी पूछ लिया जाता है मुख्यतः समास के कितने भेद होते हैं, तो सामान्यतः समास के कितने भेद हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछ लिया जाए तो उसमें होते हैं समास के 5 भेद। अब हम अच्छे से इन 5 सारे भेदों के बारे में पढ़ेंगे। मुख्यतः भेद कितने बताए मैंने? 4। अब वो कौन कौन से हैं? तो पहला तो है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है इसमें बहुव्रीहि समास। ये हो गए हमारे मुख्यतः पूछे कि मुख्यतः समास के भेद कितने हैं, तो 4 भेद है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है इसमें बहुव्रीहि समास। अब हम आगे देखेंगे, इसमें प्रधानता भी देख लेते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम आगे अच्छे से इसको अव्ययी भाव समास को पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे, इनके भेदों के बारे में जानेंगे। अभी हम देखते हैं अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद की प्रधानता। और तत्पुरुष समास में होता है उत्तर पद की। अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता, और जो द्वंद्व समास होता है उसमें उभय पद की प्रधानता होती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। उभय पद किसे कहते हैं? जिसमें पूर्व पद उत्तर पद दोनों की प्रधानता हो उसे कहते हैं उभय पद। और बहुव्रीहि में क्या होता है, पूर्व उत्तर उभय दोनों तीनों की प्रधानता न होकर उसमें आ जाती है अन्य पद की प्रधानता। ये हमने अच्छे से समझा है, एक बार फिर बता देती हूँ। मुख्यतः 4 भेद हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में क्या है, पूर्व पद की प्रधानता। देखो प्रधानता के अनुसार ही हमें बता दिया गया है समास के भेद। पूर्व पद की प्रधानता हो अव्ययी भाव समास, उत्तर पद की प्रधानता मिल रही है तो तत्पुरुष समास, और जहाँ उभय पद दोनों पदों की प्रधानता है वहाँ हम करेंगे द्वंद्व समास। जहाँ पर दोनों की न होकर अन्य तीसरे पद की प्रधानता हो रही है तो वहाँ हो जाता है बहुव्रीहि समास। अब हम आगे देख रहे हैं सामान्यतः। ये तो हमने किसकी बात कर ली थी, मुख्यतः समास के कितने भेद है वो देख लिया। अब हम पढ़ने जाएंगे सामान्यतः के। सामान्य तौर पर जो भेद बताए गए हैं उसमें कितने हैं, 6। सामान्यतः भेद मैंने कितने बताए थे आपको, 6 भेद होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, उसमें पहला कौन सा है अपना अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या बताया मैंने, दूसरा है तत्पुरुष समास। देखो यहाँ जो तत्पुरुष समास है ना, इस तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, वो हम यहाँ पहले देख लेते हैं। देखो तत्पुरुष समास के 2 भेद कौन कौन से हो जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु। तत्पुरुष समास के ही 2 भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। तो वो क्या होते हैं, सामान्य तौर पर 6 माने गए हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, और तीसरा समास जबकि हमने किया था कर्मधारय और द्विगु तो हम उसी को लेंगे। तीसरे समास में हम ले रहे हैं कर्मधारय समास।
और 4 नंबर पर क्या आ जाएगा? द्विगु, द्विगु समास। 5 पर हमें पता है कौन सा होता है? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। 6 नंबर पर बहुव्रीहि समास। ये हो गए सामान्यतः समास के 6 भेद: अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। इसमें हमने पहले ही जान लिया कि अव्ययभाव में क्या होता है? पूर्व पद की प्रधानता, तत्पुरुष में उत्तर पद की प्रधानता। अब हम आगे पढ़ेंगे कि लघु सिद्धांत कौमुदी क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी, क्योंकि समास के भेद है। अब हमारे पास कैसे भी प्रश्न आ सकता है कि समास के भेद बताओ, मुख्यतः बता दो या सामान्य तौर पर बता दो, लघु सिद्धांत के अनुसार है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के भेद होते हैं 5। कितने हो गए? 5। उसमें क्या होता है? लघु सिद्धांत में हमें बताया जाता है सबसे पहले होता है वो है केवल समास। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो समास के भेद बताए गए हैं वो होते हैं 5। उसमें सबसे पहले किस समास का नाम बताया जाता है? केवल समास का नाम। दूसरा है अव्ययभाव, अव्ययभाव समास। तीसरा कौन सा है? तत्पुरुष। चौथा कौन सा है? द्वंद्व। और 5वां हो गया बहुव्रीहि। तो सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि जो लघु सिद्धांत कौमुदी है वह अपने 5 भेद बता रही है। उस 5 भेद में हम सभी समासों का पढ़ेंगे, सभी समास को पढ़ेंगे। कैसे? केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में हम कर्मधारय और द्विगु, किनको? कर्मधारय, द्विगु, इन दोनों को ही पढ़ लेंगे। तो लघु सिद्धांत में हम सारे समास को पढ़ रहे हैं। अब आगे हम देखेंगे, ये तो हमने क्या देख लिया? समास के भेदों के बारे में हमने अच्छे से जानकारी ली है कि समास के भेद किस प्रकार है। मुख्यतः तौर पर कितने होते हैं? 4। सामान्य तौर पर पढ़ेंगे तो 5, सामान्यतः 6। और उसमें अगर देख रहे हैं लघु सिद्धांत में, तो लघु सिद्धांत के अनुसार हमारे भेद थे 5, जिसमें हम सारे समास पढ़ेंगे। अब होता है देखो समास विग्रह, कि समास विग्रह क्या है? समास तो हमने पढ़ लिया कि संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। समास संक्षेप में कर्म, समस्त पद देखा, सामासिक पद को समझा। अब हम है समास विग्रह। तो समास विग्रह है वह 2 प्रकार से किए जाते हैं। समास विग्रह 2 तरह से। पहला है लौकिक विग्रह, ये कौन सा है? लौकिक विग्रह। और दूसरा होता है वह होता है अलौकिक विग्रह। दो प्रकार से समास विग्रह, लौकिक और अलौकिक। लौकिक विग्रह होता है जो हमारे प्रचलित है, उसमें देखो जैसे राजपुरुष, राजपुरुष, ठीक है। राजपुरुष को हम हिंदी में समास क्या करेंगे? इसका विग्रह राजा का पुरुष। तो राजा का पुरुष संबंध कारक है, तो इसमें हमने लगा दिया राज्ञः पुरुष, राज्ञः पुरुष। अब यह अलौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह में भी राजपुरुष देख रहे हैं हम, राजपुरुष। अलौकिक विग्रह में क्या होता है कि हमें इन दोनों शब्दों में जो कारक के अनुसार विभक्ति लग रही है उस विभक्ति के प्रत्यय को लगाया जाता है। जैसे आपको समझाती हूँ, देखो राजपुरुष, राजपुरुष में राज का मूल शब्द क्या होता है? राजन, ये है राजन, ठीक है। अब सृष्टि विभक्ति, सृष्टि विभक्ति क्या लग जाएगी? नस प्रत्यय, ये हुआ पुरुष। पुरुष में कौन सी है? प्रथमा, तो प्रथमा विभक्ति में क्या होता है? सु। अब आप कहोगे मैम ये ग, नश, सु, प्रत्यय, ये तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि प्रत्यय होते हैं, सु, औजस, अम और सस, तो ये प्रत्यय होते हैं, उन्हीं के अनुसार अलौकिक विग्रह होता है। हमें हिंदी में पहले इसको समास विग्रह करना होता है, कारक चिन्ह की पहचान करते हैं, फिर हमें पता चलता है इसमें सृष्टि विभक्ति है, तो पहले मूल शब्द को लिखो, फिर उस विभक्ति का प्रत्यय लगाओ और ये अलौकिक विग्रह। लेकिन इसको न करके अलौकिक विग्रह बहुत कम किया जाता है। हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार इसका लौकिक विग्रह करते हैं, राजपुरुष, राज्ञः पुरुष। ये हमने बात की है समास विग्रह की। समास विग्रह पढ़ लिए, लौकिक, अलौकिक। अब हम अपना पहला समास शुरू करने जा रहे हैं, वो था केवल समास।
कौन सा है? केवल समास। केवल समास में ये हम पहले देखेंगे परिभाषा। क्या है केवल समास? तो केवल समास की परिभाषा होती है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त समास, केवल समास। ठीक है, केवल समास की क्या हो गई कि विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त समास केवल समास। अब हम सामान्य अर्थ देखें तो बता सकते हैं कि जिससे किसी अन्य नाम से अभिहित न किया जा सके, वह केवल समास। केवल समास की परिभाषा पहले हमने देखी कि विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त समास केवल समास। सामान्य इसका देखें तो हम बता सकते हैं कि जिससे किसी अन्य नाम से अभिहित नहीं किया जा सकता वो होता है केवल समास। केवल समास इसका एक सूत्र है, देखो सहसुपा, वो भी हम पढ़ लेते हैं। सहसुपा, सहसुपा में हम देखेंगे, देखो सहसुपा, तो सहसुपा सूत्र क्या कहता है? ये कहता है सुबंत के साथ मेल। सहसुपा सूत्र क्या कह रहा है कि सुबंत के साथ मेल ही सहसुपा है। इसका केवल समास का एक अन्य नाम और है, वो भी हम जान लेते हैं। केवल समास का अन्य नाम होता है सुपसुपा। क्या है? सुपसुपा। कोई पूछ ले सुपसुपा समास कौन सा है तो हम बता सकते हैं कि जो केवल समास है उसी का अन्य नाम होता है सुपसुपा। और जो सहसुपा है ये इसका सूत्र है जिसमें बताया जाता है कि सुबंत के साथ मेल हो वह सहसुपा। परिभाषा हमने इसकी पहले से देख ली। अब हम करने जाएंगे इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में देखो इसे हम ज़्यादा नहीं करके इसके 2-3 ही उदाहरण देख लेंगे। पूर्वम भूत, तो ये समास विग्रह किया है। पूर्वम भूत, इसका क्या बन गया? भूत पूर्वम। क्या बना? भूत पूर्व। इसे एक और देख लेते हैं, अपूर्व भूत। क्या है? अपूर्व भूत। तो इस अपूर्व भूत का क्या बन गया? अभूत पूर्व, भूतपूर्व। इसका एक और उदाहरण हम देखेंगे, वागर्थो एव। ये समास विग्रह किया हुआ है। तो इसमें वागर्थो में देखो जो इसमें क्या होता है, विभक्ति लोप नहीं होता है, इसकी हम संधि कर सकते हैं। मैंने बताया ना, जिसे किसी अन्य नाम से अभिहित नहीं किया जाता वो होता है केवल समास। इसके हमने 2 उदाहरण भी देखे। तो ये तीसरा उदाहरण वागर्थो एव, ये समास विग्रह है। इसको हम क्या करेंगे, देखो जो विभक्ति नहीं लोप कर सकते तो हम इसका करेंगे संधि। संधि में देखो ये क्या आ रहा है? औ। क्या है? औ। औ को हमने संधि पढ़ी थी, औ का क्या हो जाता है? आव। तो देखो वागर्थ, ठीक है, औ का हो गया आव और ये है इव। तो इसमें मिला दिया तो ये बन गया वागर्था विव। क्या बन गया? वागर्था विव। वागर्था विव किसे कहते हैं? वाणी और अर्थ के तुल्य या समान, कुछ भी हो सकता है। वाणी और अर्थ के तुल्य या समान, ये हुआ केवल समास। अब हम अगला समास पढ़ेंगे, अव्ययीभाव समास। अगला हम देखेंगे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या है? पदों किसकी प्रधानता बताई थी मैंने? पूर्व पद की प्रधानता। तो अभी देखो नाम से पता चल जाए हमें, इसकी परिभाषा नाम से, अव्यय अव्यव। तो देखो परिभाषा देखते हैं इसकी। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान समास अव्ययीभाव। क्या देखा हमने
अव्ययी भाव के समास प्राय पूर्व पदार्थ प्रधान समास अव्ययी भाव समास है। कैसे हुआ ये हम देखते हैं। देखो अव्ययी भाव में क्या होता है, पूर्व पद की प्रधानता। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता, तो ये कह रहा है कि पूर्व पदार्थ के पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता, तो पूर्व पद की प्रधानता। इसमें पूर्व पद होता कौन सा है, अव्यय। नाम से पता चल रहा था अव्ययी भाव, तो पूर्व पद कौन सा है, अव्यय या उपसर्ग। और दूसरा पद होता है वो होता है संज्ञा। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद तो अव्यय उपसर्ग होता है और दूसरा पद होता है संज्ञा। अब इसमें देखो अधिकतर अव्यय में तो क्या होता है, यथा ही आता है, बाकी सारे क्या होते हैं, जो हमारे 22 उपसर्ग हैं वह उपसर्ग आ जाते हैं। तो पहला पद अव्यय या उपसर्ग और दूसरा पद होता है संज्ञा। अब बात होती है कि अव्यय क्या है, अव्यय क्या है, तो जिसे अव्यय और जो उपसर्ग है वह है अविकारी शब्द। अव्यय और उपसर्ग क्या है, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं, जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जिसमें परिवर्तन ना हो। हमने जान लिया भाई कि अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जिसमें परिवर्तन न हो, वह है अविकारी शब्द। अव्यय जो खर्च न हो, जो परिवर्तित न हो, तो वो होते हैं अव्यय। और अव्यय और उपसर्ग दोनों ये अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता वो होते हैं अविकारी शब्द। अब हम आगे इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण से पहले हम अव्यय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो जैसे अधि, ठीक है, अधिक में कौन सी विभक्ति लगती है, सप्तमी विभक्ति बता ली। अधि जब होता है अधि में लगती है सप्तमी विभक्ति, और इसका अर्थ क्या लिखा जाता है, इति। अर्थ क्या लिखा गया, इति। इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे अधिरामम। क्या है, अधिरामम। अधिरामम में हम पहले पहचान करनी है कि कौन सा समास है। हमने आगे देखा कि पूर्व पद क्या है, अधि, और अधि क्या है, अव्यय उपसर्ग है। तो हमें पहचान हो गई कि भाई ये अव्ययी भाव समास है। अब इसका हम करेंगे समास विग्रह। तो समास विग्रह कैसे करेंगे, मैंने बताया अधि हो, क्या हो, अधि विभक्ति अर्थ में अगर अधि आए तो अधि का अर्थ हम क्या लिखते हैं, इति। और जो अव्यय होता है वो कहाँ चला जाता है, पीछे, क्योंकि उसके अर्थ आ रहा है। खुद होता तो आगे लिख देते, लेकिन उसका अर्थ आ रहा है, अधि का अर्थ होता है इति, तो हमने अर्थ को लिख दिया पीछे, इति। अब रामम में क्या है, मूल शब्द क्या है, राम। और राम में मैंने क्या बताया, सप्तमी विभक्ति होती है, तो राम की सप्तमी क्या होगी, रामे। राम की सप्तमी होगी रामे, तो ये बन गया रामे इति। ये हुआ इसका समास विग्रह। एक और शब्द देख देते हैं, अधिहरि। क्या है, अधिहरि। अधिहरि में हमें देखा अधि क्या है, अधि का अर्थ लिख लेंगे हम इति। अब ये उपसर्ग था, अधि का अर्थ हमने पीछे लिख लिया इति। और जो हरि शब्द है, हरि शब्द में सप्तमी विभक्ति क्या हो जाती है, हरो, तो ये बन गया हरो इति समास विग्रह हुआ। अब हम आते हैं उप उपसर्ग। उप उपसर्ग है, उप उपसर्ग में विभक्ति कौन सी आती है, सृष्टि विभक्ति। और उप का अर्थ क्या होता है, समीप, समीपम। उदाहरण देखेंगे इसका, उप कृष्णम। उप कृष्णम, उप कृष्णम में देखो पूर्व पद क्या है, उपसर्ग अव्यय, और दूसरा है संज्ञा पद। मैंने बताया जो उपसर्ग है या अव्यय पद है, इसका हम क्या लिखते हैं, अर्थ। अर्थ भी कहाँ लिखा जाता है, पीछे। तो उप का अर्थ क्या होता है, समीपम। उप का अर्थ हो गया समीपम। और जो ये है कृष्णम, कृष्णम में मूल शब्द क्या है, कृष्ण। कृष्णम का मूल शब्द है कृष्ण, और कृष्ण में कौन सी विभक्ति लगानी है, सृष्टि। तो कृष्ण की सृष्टि होती है कृष्णस्य, कृष्णस्य समीपम। एक हम देखते हैं गंगा या समीपम। ये हमने ले लिया समास विग्रह। इसका समास बनाना है तो वो भी हम बना सकते हैं आसानी से। हमने समझा है क्या करते हैं, उप का अर्थ होता है समीपम। हमें पता है समीपम है, तो समीपम का उपसर्ग होगा वो कहाँ जाएगा, आगे। क्या होता है, उप, क्योंकि उप का अर्थ ही तो समीप होता है, तो समीप का हम क्या लेंगे, उप। और गंगा या, गंगा में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। मूल शब्द लेना है हमें, मूल शब्द क्या हो गया, गंग।
क्या हो गया, गंग, उपगंग। और एक देखो एक नियम होता है कि शब्द के अंत में क्या है, समस्त पद के अंत में, समस्त पद के अंत में अ या आ आए, अ या आ आए तो क्या, तो वह नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग एक वचन में समास बन जाता है। ठीक है, समस्त पद के अंत में अ या आ आए तो नपुंसकलिंग में एक वचन में समास बन जाता है। ऐसे हम सामान्य देख सकते हैं कि अ आए तो हम उसको किस में बदल देते हैं, अम में, आए तो किस में बदल दिया, अम में। तो ये उपगंग, उपगंग में अंतिम क्या आ रहा है, अ आ रहा है, अ में हम क्या लगा देंगे, अम, ये बन गया उपगंगम। और नपुंसकलिंग एक वचन, अ का अम किया ना, तो इसके रूप किसके अनुसार चलेंगे, फलम के अनुसार, फलम के अनुसार इसके रूप चलते हैं।